नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 7 सोच अपनी अपनी इस विषय में हम वाद विवाद के बारे में समझेंगे। देखिए, वाद विवाद यानी किसी भी विषय के पक्ष में या विपक्ष में हम जो तर्क या वितर्क देते हैं और उनके साथ ही हम अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं वही वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण साधन है। यानी यहाँ पर हमारे मुख के भावों के द्वारा हम पक्ष में या विपक्ष में अपने जो बातें प्रस्तुत करते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। वाद विवाद में कोई भी एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उसके पक्ष में बोलने के लिए तैयार किए जाते हैं और कुछ विद्यार्थी उसके विपक्ष में बोलने के लिए तैयार किए जाते हैं। और जिस दिन कार्यक्रम होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले तक वह उस विषय के बारे में सभी पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। इसके बाद जब कार्यक्रम होता है उस दिन कार्यक्रम में श्रोताओं के सामने अपने अपने तर्क या वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई भी एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है और कोई दूसरा वक्ता विपक्ष में अपने विचार रखता है। तो इस प्रकार वक्ता अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन का खंडन करता है। यानी वक्ता जो पक्ष में बोलता है वह अपनी बात को सत्य जाहिर करने के लिए पूरे प्रयत्न करता है और विपक्ष की बात को झूठा साबित करने का कार्य करता है। वाद विवाद को अंग्रेजी में डिबेट भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हम नगरीय जीवन और शहरी जीवन इन दोनों के बारे में यहाँ वाद विवाद करेंगे। देखिए, चित्र 1 में आपको समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि यह एक गांव का दृश्य है। कुछ मकान कच्चे बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं और झोपड़ी कहलाते हैं। आकाश में बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, पक्षी आराम से विचरण कर रहे हैं। नदी किनारे महिला पानी भर रही है, कुछ लोग उसी नदी में नहा रहे हैं, कुछ लोग वहीं कपड़े धो रहे हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन भी वहीं बना रहा है। तो इस तरह कुल मिलाकर गांव का जीवन प्रकृति के नज़दीक तो है लेकिन गंदगी से भरा हुआ है। दूसरे चित्र में हम देखेंगे कि शहर का वातावरण नज़र आ रहा है। बादल छटे हुए हैं, बड़ी बड़ी पक्की इमारतें नज़र आ रही है, पेड़ बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि वाहनों का शोर भी शहर के वातावरण को प्रभावित कर रहा है। यहाँ लोग आधुनिक वेशभूषा से सजे धजे नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार शहरी सभ्यता थोड़ी सुसंस्कृत नज़र आ रही है। गांव के लोग साधारण कपड़ों में रहते हैं और शहर के लोग थोड़े आधुनिक वेशभूषा से सज्ज होते हैं। तो अब हम यहाँ प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है। अभी हमने चित्रों को देखकर इसे स्पष्ट किया। अब हम चित्रों को समझ लेते हैं। पहला चित्र गांव का है, दूसरा चित्र शहर का है। गांव के चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है, उसके घाट पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग नज़र आ रहे हैं। गांव के लोग झोंपड़ी में रहते हैं, उनके घर कच्चे होते हैं, लोग साधारण रहते हैं, पर गांव का वातावरण शांतिपूर्ण होता है। यानी गांव में लोग शांति से जीते हैं। इसी तरह नगरों का जीवन व्यस्ततापूर्ण होता है, लोग पक्के मकानों में रहते हैं, सड़क पर वाहन चलते दिखाई देते हैं, इन्हीं के कारण खूब शोर सुनाई देता है, लोग आधुनिक वेशभूषा में नज़र आते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने दोनों चित्रों के अंतर को स्पष्ट कर दिया है। अब प्रश्न 2 हमें कह रहा है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों लगता है। तो देखिए, गांव के जीवन में सादगी है, सरलता है, किसी भी तरह की कोई बनावट या तड़क भड़क नहीं होती। गांव के लोग शांति से अपने अपने काम करते रहते हैं, नदी के कुएं का पानी पीते हैं, लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर कुल मिलाकर वे लोग प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, इसलिए शांति का वातावरण हमें नज़र आता है। दूसरा है, नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट ज़्यादा होती है, लोग आधुनिक जीवन जीते हैं, पक्के मकानों में रहते हैं, सड़कों पर तो वाहनों का शोर ही शोर होता है, घरों में नलों का पानी ही पिया जाता है। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है,
लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत ही दूर होता है। इस तरह नगर के जीवन में अनेक दोष हैं। अब हमें यहाँ अपना जीवन बताना है कि कौन सा जीवन हमें जीना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ की जीवन शैली पसंद है, क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील हैं। गांव के लोग अपने पुराने विचारों के साथ अपने पुरानी कला को बनाए रखते हैं, वे आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। पर शहरी जीवन में सभी लोग प्रगति की ओर बढ़ते नजर आते हैं और शिक्षा की सहायता से अपने आप को उन्नत करते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में होते हैं उतने गांव में नहीं होते हैं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ज़्यादा रुचिकर लगता है। इसी प्रकार प्रश्न 3 हमें कह रहा है कि क्या तालाब का जल पीने योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, जानवरों को भी उसी तालाब में नहलाते हैं। यहाँ तक कि जितने भी गंदे काम होते हैं वह सब तालाब के जल को दूषित कर देते हैं। तो इस दूषित पानी को पीने से हमें हैजा, पेचिश, इस तरह की जानलेवा बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए तालाब का जल पीने योग्य नहीं होता है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। इसमें शब्द दिए गए हैं प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे शब्दों के आधार पर हमें विज्ञान वरदान है या अभिशाप, यह हमें प्रस्तुत करना है। मित्रों, आपको पता है कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के भी 2 पहलू होते हैं। एक पहलू हमें उसकी अच्छाइयाँ दिखाता है और दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती हैं। तो विज्ञान को भी हम इसी तरह एक सिक्के के 2 पहलू की तरह ले सकते हैं। इसमें एक लाभ है और दूसरा हानि। तो जिस प्रकार विज्ञान से हमें बहुत से लाभ होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान से हमें बहुत सी हानि भी होती है। तो इसे इस प्रकार से पढ़ते हैं कि विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट और बिजली से चलने वाले अन्य मशीनी उपकरण, ये सारे विज्ञान की अद्भुत देन हैं। डॉक्टरी पेशे के जितने भी उपकरण हैं, एलोपैथी दवाइयाँ, ये सब विज्ञान ने ही हमें दी हैं। टेलीफोन, मोबाइल, ये विज्ञान की ही देन है। यहाँ तक कि कंप्यूटर ने तो आज लोगों की दुनिया ही बदल दी है। अब लोग पूरे दिन कंप्यूटर के साथ अपने काम घर बैठे ही कर लेते हैं। विज्ञान के कारण ही आज मनुष्य अंतरिक्ष तक भी पहुँच गया है और विज्ञान के कारण ही चाँद की धरती पर भी उसने अपने कदम रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण आज मानव को धरती पर ही स्वर्ग का सुख नज़र आ रहा है। तो इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा के और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। इन कारणों से जल प्रदूषण बढ़ रहा है, थल प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण भी बढ़ गया है। तो ये विज्ञान के अभिशाप ही है, जो कि खतरनाक होने के कारण हमें कमज़ोर बना रहे हैं। यदि विज्ञान ना होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान मानना चाहिए और आधुनिक वैज्ञानिकों का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की प्रयत्नों से ही हमें इतनी सारी वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हमने विज्ञान वरदान या अभिशाप इस प्रकार के विषय पर वाद विवाद किया। इसके अलावा ग्रामीण जीवन और नगरीय सभ्यता, इन दोनों विषयों पर भी हमने वाद विवाद किया। आपने इसे पढ़ा, समझा। धन्यवाद।